हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द हिंदू एक्सप्लेनर सीरीज। मेरा नाम है सचिन पाटिल और हम डिस्कशन करेंगे 20 नवंबर के न्यूज़पेपर के बारे में, सैटरडे 2021। अब आप लोगों को ये लग रहा होगा कि सर आज का न्यूज़पेपर आ रहा है 19th वाला पेपर, यानी कल के दिन का पेपर नहीं बन पाया है। तो आपके लिए मैं बता दूं कि कल थोड़ा सा पर्सनल वर्क की वजह से नहीं कर पाया था मैं, लेकिन आप लोग उस चीज़ को लेकर के टेंशन मत लीजिए कि आपको वो अवेलेबल होगा या नहीं होगा। 19 नवंबर का पेपर भी अपलोड कर दिया जाएगा बहुत जल्द। ठीक है, तो आपका वो कंटिन्यूएशन में हो जाएगा। लेकिन आज हम डिस्कशन करते हैं हमारे आज के न्यूज़ के पेपर में कि क्या है इम्पोर्टेंट आज का हमारा पेपर, उसको एक एक करके हम देख लेते हैं इसके अंदर। ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है आर्टिकल में चीज़ के बारे में, वो क्या है उसके बारे में हम समझ लेते हैं। देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, इस पे काफ़ी दिन से हम चर्चाएं भी देख रहे थे। क्या था बिल जिसके बारे में यहाँ पे दिया गया है कि गवर्नमेंट जो है इसने रिलायंस जो है डिसाइड किया है कि भाई कि टू स्पाइक फार्म लॉ, इसके बारे में यहाँ पे चर्चाएं की गई हैं, है ना। रिपील कर दिया गया है यहाँ पे। प्राइम मिनिस्टर जी का ये कहना है फार्म बिल को लेकर के कि भाई कि हम उस चीज को लेकर के या फार्म बिल को लेकर के हम सही तरीके से किसानों को हम नहीं एक्सप्लेन कर पाए हैं, उसके बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया है। और ये भी कहा गया है कि भाई कि हम इस कानून को क्या कर रहे हैं, रिपील कर रहे हैं या वापस ले रहे हैं। यहाँ पे इस बात की जानकारी दी गई है हमारे प्राइम मिनिस्टर जी के द्वारा, है ना। तो अब ये प्रोटेस्ट जो है अब खत्म हो गया है और देखिए किसान जो है वो किस तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं फार्म बिल के अगेंस्ट में, है ना। काफ़ी जद्दोजहद की है, किसानों ने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया, किसानों के द्वारा प्रोटेस्ट किए गए कि भाई कि इन फार्म बिल्स को वापस लिए जाएं। इनके बारे में यहाँ पे चर्चाएं की गई हैं। तो इसको आज के एडिटोरियल पेज में भी कवर अप किया गया है। तो आप आज का एडिटोरियल पेज में कुछ इम्पोर्टेंट नहीं था, है ना। वहाँ पे भी आपको क्या दिखेगा, फार्म बिल के बारे में दिया गया है। तो ये फार्म बिल है क्या, इसके बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया है ना। तो प्रोटेस्ट काफी टाइम पीरियड से चल रहा है। देखिए, ये टाइमलाइन पूरी दी गई है, इसको समझ लेते हैं कि क्या बोला गया है यहाँ पे। तो देखिए, 15 सितंबर की ये बात है। पार्लियामेंट के अंदर बिल को लाया गया था, है ना, 15 टू 22 सितंबर। और पार्लियामेंट के अंदर 2020 में कोविड पैंडेमिक के टाइम पीरियड की ही ये बात है। और इसमें ये कहा गया कि द थ्री फार्म बिल आर दी पास्ड इन दी लोकसभा एंड दी राज्यसभा बाय वॉइस वोट, है ना। एक ध्वनि मत से ये जो बिल है इसको पास कर दिया गया पार्लियामेंट के अंदर। और उसी मंथ में 25 जो सितंबर है 2020, फार्मर्स अक्रॉस इंडिया कम आउट द प्रोटेस्ट इन द रिस्पॉन्स टू अ कॉल बाय दी, है ना, जिसके बारे में यहाँ पे कहा गया है कि सरकार के खिलाफ लाए गए इस फार्म बिल को लेकर के देश के अंदर प्रोटेस्ट होना शुरू हो गए। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पे बात की गई है। देखिए, एक और इम्पॉर्टेंट चीज है कि पंजाब से इसकी शुरुआत हुई थी इस प्रोटेस्ट की, और 26 सितंबर को, यानी इस प्रोटेस्ट के अनाउंसमेंट के एक दिन बाद ही 26 सितंबर को 2020 में यहाँ पे क्या कर दिया जाता है भाई, शिरोमणि अकाली दल जो है इसके द्वारा क्विट कर दिया जाता है। बीजेपी की ये जो अलायंस है इसके साथ में ये क्या कर देते हैं, जो अपना ग्रुप है इसको ये क्या कर लेते हैं, क्विट कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पे लिखा भी गया है, द शिरोमणि अकाली दल क्विट्स द बीजेपी लेड एनडीए ओवर द फार्म लॉ, है ना। ये भी नहीं चाहते थे कि इस तरीके का जो फार्म बिल है इसको लाया जाए पूरे देश के अंदर। इसके अलावा क्या होता है कि 3 दिसंबर 2020 में जब ये डिस्प्यूट बढ़ा, तब गवर्नमेंट होल्ड टू द फर्स्ट राउंड ऑफ टॉक द फार्मर बट मीटिंग रिमेन्स द इंक्लूसिव। यहाँ पे बात की गई है
कि पहली बार जो टॉक है इन फार्म बिल को लेकर के इनको कराया गया, लेकिन कहीं ना कहीं सहमति बनती हुई नहीं दिखी। फार्मर लीडर्स रिजेक्ट द यूनियन गवर्नमेंट्स प्रपोजल अमेंड द थ्री लॉज। यहाँ पे ये भी कहा गया दोनों के बीच में, पार्टीज और गवर्नमेंट और जो किसान हैं उनके बीच में कई बार इसको लेकर के बैठकें भी हुई, और उसमें ये कहा गया कि भाई कि हम इनको अमेंडमेंट कर सकते हैं। लेकिन किसान तो क्या सोच के बैठे हुए थे कि भाई हमें अमेंडमेंट नहीं चाहिए, हमें तो ये चाहिए कि ये फार्म बिल क्या हो जाए, रिपील हो जाए, इनको वापस ले लिए जाए। ये इनकी शुरू से ही डिमांड थी, है ना। अमेंडमेंट को लेकर के इन्होंने कभी भी हाँ नहीं की है। इसके बाद में भारतीय किसान यूनियन मूव्स टू द सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट द थ्री एग्रीकल्चर लॉज। यानी ये क्वेश्चन आ सकता है कि भारत के जो किसान हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, ये सरकार के अगेंस्ट में या सरकार के द्वारा लाए गए ये फार्म बिल को लेकर के कब इन्होंने वहां पर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, तो 11 ऑफ दिसंबर 2020 की बात है। जनवरी 12 2021 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने स्टेज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लॉ, सेट अप दी 4 मेंबर कमेटी। इसको लेकर के एक कमेटी को बनाने की बात कही गई। और सबसे बड़ा जो दिन था, मतलब जिसमें सबसे ज्यादा जो लॉस हमें देखने को मिला, वो मिला था 26 जनवरी 2021, जिस दिन रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया जा रहा था। उसी दिन किसानों का एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हमें देखने को मिला, और इसमें किसानों के द्वारा ये भी कहा गया कि भाई कि हम शांतिपूर्वक तरीके से ट्रैक्टर रैली को हम निकालेंगे, है ना, प्रोटेस्ट करेंगे। लेकिन मांजरा कुछ उल्टा ही पड़ गया कि भाई कि इनकी भिड़ंत हो गई किसके साथ में, तो किसानों का जो सामना हुआ वो पुलिस के साथ में। और जो हाल आपने न्यूज़ में, न्यूज़पेपर के अंदर, है ना, आप लोगों ने देखा, उसमें कहीं न कहीं बहुत सारा लॉस हमें देखने को मिला। काफ़ी सारे ऐसा बताते हैं कि किसान जो हैं वो जो हैं इंजर्ड हुए, उसके बाद में पुलिस वाले इंजर्ड हुए, भिड़ंत हो गई एक तरीके से, है ना? तो फिर उसके बाद बात करें कि 26 जनवरी के इस इंसिडेंट के बाद में 29th ऑफ जनवरी 2021 गवर्नमेंट द प्रपोज टू द सस्पेंड द लॉ फॉर अ ईयर। मतलब इस तरीके की घटना के बाद में गवर्नमेंट ने ये कहा कि हम इस फार्म बिल को या कानून को हम 1 साल के लिए क्या कर रहे हैं, सस्पेंड कर रहे हैं, और फिर इसके ऊपर वापस से हम बैठेंगे। ये चीज को लेकर के बात की गई। क्लियर हुआ? फिर उसके बाद हम बात करें कि 22 जो अक्टूबर 2021 रहा, इसमें ये कहा गया कि जो मैटर है, ऑब्जर्वर जो दैट वाज नॉट द अगेंस्ट द पीपल्स राइट प्रोटेस्ट, इसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये कहा गया था किसानों को कि भाई कि आपको प्रोटेस्ट करने का अधिकार है ना। इससे पहले भी मैंने आपको काफी बार बताया था कि किसानों के प्रोटेस्ट करने से क्या हो रहा है कि वहाँ के कॉमन पीपल जो हैं उनको बड़ी कठिनाइयाँ हो रही हैं, उनको उनको ट्रांसपोर्ट करने में या उनको आने जाने में। जो ऑफिस एम्प्लॉयज़ हैं, जो उसी रूट को जाते हैं क्रॉस करते हुए, उनको कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों से परेशानी हो रही थी। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया था कि उसी टाइम पीरियड में कि भाई जो कानून देश के अंदर अभी लागू ही नहीं हुआ है, तो उसके खिलाफ इतना प्रोटेस्ट करने की ज़रूरत ही क्यों है ना? जब होगा, जबकि जब हम देखेंगे कि भाई कि इससे फ़ायदा है या नुकसान है इस चीज़ को लेकर के। तो जो इसके खिलाफ है ना, फिर क्या हुआ कि इन प्रोटेस्ट करने वालों के खिलाफ में किसानों के द्वारा जो प्रोटेस्ट किया जा रहा था, उनके खिलाफ काफ़ी सारी पेटिशंस जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर डाली गई कि भाई इससे हमें बहुत तकलीफ़ें हो रही हैं, और इन इन सारी चीज़ों को आप क्या करें, डिसॉल्व करें, इसको ख़त्म करने की बात करें। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही ये चीज़ें कही गई कि आपका प्रोटेस्ट का जो अधिकार है वो एक तरीके का राइट टू प्रोटेस्ट अधिकार है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उस राइट टू प्रोटेस्ट अधिकार के चक्कर में आप लोगों की लाइफ में क्या करें, आप दखल दें। क्योंकि उनको भी अपनी लाइफ या ट्रांसपोर्ट करने का या एक जगह से दूसरी जगह जाने का जो है, उनको भी अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। तो ये सारे मामलों को लेकर के इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जो है फैसला सुनाया था। और फाइनली ये सारी चीज़ें फिर क्या हो गई, सरकार के द्वारा अब इन सारे बिल को ही क्या कर दिया गया है, ख़त्म करने को लेकर के अनाउंसमेंट्स हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनके द्वारा किया गया है। और पीएम जी ने क्या बोला है कि देखिए कि भाई कि ये जो लॉज हैं वो उनको लेकर के हम जो
किसान हैं उनको हम क्या नहीं कर पाए हैं इस चीज़ को लेकर के सही तरीके से प्रमोशन नहीं कर पाए या उन्हें एक्सप्लेन नहीं कर पाए, इस चीज़ के बारे में यहाँ पे बात की गई है। अब ये फार्म बिल्स हैं क्या? तो ये चीज़ें आप लोगों को पहले तो ध्यान में रखनी है कि ये फार्म बिल क्या है। तो पहला वाला जो बिल है उसको क्या कहा जाता है? फार्मिंग प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रोटेक्शन सॉरी प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन ऑर्डिनेंस 2020, ये बिल लाया गया था पहला। उसके बाद में जो दूसरा बिल था उसको क्या कहा गया? उसको कहा गया फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड द प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस अश्योरेंस एंड फार्म सर्विस ऑर्डिनेंस 2020, है ना। इनको सुन लीजिए भाई, है ना, और आपको सारी जानकारी अवेलेबल हो जाएगी भाई। इसके अलावा अमेंडमेंट टू द एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट को लेकर के यहाँ पे बात की गई है ना। और इसको 2020 जो कि लाया गया था पहले, कि जो भी स्टॉक्स करने वाले हैं वो क्या नहीं कर सकते हैं, जो अनाज है उनका ज़्यादा से ज़्यादा स्टोर नहीं कर सकते हैं। इस चीज़ के बारे में फिर कहा गया कि आप एक लिमिट तक ही आप स्टोर कर सकते हैं, उससे ज़्यादा आपको स्टॉक करने का अधिकार नहीं होगा। जिसको ही फिर क्या कहा गया, 2000 जो 20 का जो फार्म बिल था उसमें ये कहा गया अमेंडमेंट टू द एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, है ना, जिसमें ये चीजें कही गई कि भाई आप कितना भी आप स्टॉक कर सकते हैं, इन चीजों को लेकर के यहाँ पे बातें कही गई। क्लियर? तो ये चीजें, इसके अलावा पहला वाला क्या कह रहा है भाई? फार्मिंग प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड द फैसिलिटेशन ऑर्डिनेंस 2020, ये बिल कहता था कि भाई कि अब किसानों के ऊपर किसी भी तरीके का रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वो अपनी फसल को देश के कहीं पे भी या इंटर स्टेट या राज्य, एक राज्य से दूसरे राज्य में कहीं पे भी अपनी फसलों को डायरेक्ट जाकर के क्या कर सकते हैं? बेच सकते हैं। ये था फार्म बिल। उसके अलावा क्या था दूसरा एक तरीके का, ये इसको हम कॉन्ट्रैक्ट एग्रीकल्चर भी बोलते हैं या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी कहते हैं, जिसको बोलते हैं नंबर 2 फार्म बिल, फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस अश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज ऑर्डिनेंस बिल, जिसमें जिसमें ये कहा गया कि भाई कि उन जो एपीएमसीज हैं जिनको हम मंडी बोलते थे, अड़तियास बोलते थे, उनका कॉन्सेप्ट खत्म करने को लेकर के यहाँ पे बात की गई। और ऐसी प्राइवेट जो इंस्टीट्यूशन है या कंपनीज हैं, इनको ये राइट दिया गया कि आप डायरेक्टली किसानों से जाकर के क्या कर सकते हैं? डील कर सकते हैं कि भाई खेत में ही ये डील हो जाएगी भाई, है ना, जिसमें ये कहा जाएगा कि भाई कि आने वाले टाइम में हम आपसे फसलें खरीदेंगे, है ना, एक टोकन अमाउंट दे दिया जाएगा या फिर एक टोकन दे दिया जाएगा कि भाई कि आने वाले टाइम में हम आपसे फसल खरीदेंगे और उसका कुछ इस तरीके का रेट रहेगा। तो इसमें किसान कह रहे थे कि भाई कि इस बात की अश्योरिटी कहाँ है कि भाई कि आने वाले पूरे समय तक जब तक हम जो फसलें उगाएंगे उसे काटेंगे तो हमें वो रेट मिलते ही जाएंगे या उससे ज़्यादा रेट हमें मिलेंगे, इस चीज़ की अश्योरिटी कौन देगा हमें? तो इसके लिए सरकार से बोला जा रहा था कि भाई कि आप एमएसपीज को खत्म मत करिए, क्योंकि सरकार क्या कह रही थी कि हम एमएसपी को क्या कर देंगे, अब खत्म कर देंगे। एमएसपी का मतलब यहाँ पे क्या है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस को लेकर के यहाँ पे बात की जा रही। क्लियर? तो सरकार ने कहा कि साहब आप एमएसपी खत्म मत करिए, है ना, आप उसमें क्या करिए? रिफॉर्म करने की जरूरत है। उसके अलावा ये भी कहा गया था कि एपीएमसीज को हम क्या कर देंगे? खत्म कर देंगे। तो इस चीज को भी लेकर के सरकार के द्वारा ये कहा गया कि भाई कि आप एपीएमसीज को मत करिए खत्म, आप उनको भी रिफॉर्म करेंगे, है ना। क्या होता है? एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट जो क्रॉप्स हैं उसको लेकर के यहाँ पे बात की गई है, क्योंकि इसी पे ही एमएसपीज डिसाइड की जाती है। लगभग कुछ 22-23 फसलें हैं जिस पर एमएसपी को लेकर के यहाँ पे प्रावधान है, लेकिन मिलता कि सिर्फ 4-5 फसलों को ही है, ऐसा कहा गया किसानों के द्वारा। तो आपको इनको खत्म करने की जरूरत नहीं है, आपको इनमें सुधार करने की जरूरत है, ऐसा किसानों के द्वारा कहा गया सरकार को।
तो ये चीजें थी जिसको लेकर के पूरे साल भर प्रोटेस्ट हमें देखने को मिला, है ना। इसके अलावा दिल्ली वाला जो केस था, यहाँ पे आपको गड़बड़ियां देखने को मिली कि कितने किस तरीके का इंसिडेंट देखने को मिला था। फिर उसके बाद में यहाँ पे मेंशन किया गया है लखीमपुर खेरी के बारे में कि किसानों को के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी गई, जिससे किसानों की क्या हो गई, मौत हो गई, है ना। मैंने आपको ये मैटर काफी बार हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं इसमें। तो ये हैं इसके कुछ फायदे और इसके कुछ नुकसान जिसमें यहाँ पे चर्चाएं की गई, है ना। उम्मीद करता हूँ ये वाला पार्ट आपको अच्छे तरीके से यहाँ पे समझ में आ गया होगा। फार्म बिल के बारे में उसे खत्म किया गया और उसकी पूरी टाइमलाइन के बारे में यहाँ पे बात की गई है ना। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा भी था लास्ट क्लास के अंदर कि भारत के जो कृषि मंत्री हैं और किसान कल्याण मंत्री हैं, जो ये दो एक ही मंत्रालय होता है जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर मिनिस्ट्री के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। क्लियर। तो नरेंद्र सिंह तोमर राइट नाउ क्या है, एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं। ठीक है। ग्रीन रेवोल्यूशन कब आई थी भाई भारत में, ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स के अंदर क्वेश्चन करना है। मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, ग्रीन रेवोल्यूशन भारत में कब आई थी और किसे फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन कहा जाता है। ये दो क्वेश्चन के आंसर आज आपको कमेंट बॉक्स के अंदर देने हैं, है ना। और एक और चीज आप बताएंगे, यदि स्टैटिक पढ़ रहे होंगे तो आप लोग को ध्यान रखना है, हु वाज द फर्स्ट एग्रीकल्चर मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ये आपको बताना है। 3 क्वेश्चन आपको आज पहली उसके कमेंट बॉक्स के अंदर देने हैं। उम्मीद करता हूं ये वाला पार्ट आपको अच्छे तरीके से यहाँ पे क्लियर हो गया होगा, है ना। सारी चीजें अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होगी। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल क्या कहता है भाई, देखिए यहाँ पे अगला आर्टिकल क्या कह रहा है कि उड़ीसा के अंदर एक प्रोजेक्ट है जिसको लॉन्च किया गया है ताकि वहाँ पे जो ट्राइबल बच्चे हैं, है ना, जो स्टूडेंट्स हैं उनको हम 5 साल तक के लिए हम उनको क्या दे सके, उनकी लोकल लैंग्वेज या मदर लैंग्वेज में हम उनको क्या कर सकें, पढ़ा सकें या उनको ट्रेन कर सके। यहाँ पे इन सारी चीज़ों की बातें कही गई हैं। लगभग 3000 स्टूडेंट्स को रेडी किया गया है। इम्पार्ट द लर्निंग इन द 21 लैंग्वेजेस टू दी 2 लाख आदिवासी चिल्ड्रन को लेकर के, मतलब इसमें यह बात की गई है कि लगभग 3000 जो टीचर हैं इनको रेडी किया गया है 21 लैंग्वेजेस जो उड़ीसा के अंदर बोली जाती हैं, और उसमें भी 21 लैंग्वेजेस के अंदर कहा गया है कि कुछ 74 डायलेक्ट्स जो हैं, बोलियां हैं, उसमें भी उनको ट्रेन किया गया है। लेकिन दिक्कतें तो आएंगी, लेकिन इस चीज को लेकर के उड़ीसा के अंदर उन टीचरों को क्या की गई है, ट्रेनिंग दी गई है ताकि वो आने वाले टाइम पीरियड में 2 लाख आदिवासी चिल्ड्रन को क्या कर सकें, पढ़ा सकें। और किसके बेसिस पर, तो एनईपी जो न्यू भारत सरकार की जो पॉलिसी है जो 2022-23 से क्या होने वाली है, लागू होने वाली है। आप लोगों को ये पता है या नहीं पता है, भारत की जो नई शिक्षा नीति है ये 2022-23 से यानी अगले साल से ये लॉन्च होने जा रही है, जिसको लाया गया था 2020 में, है ना। भारत सरकार के द्वारा फार्म बिल तो लाई गया था, साथ में नई शिक्षा नीति को भी लेकर के चर्चाएं हुई थी, है ना। इससे पहले दो बार और ला चुके हैं। एजुकेशन पॉलिसी पहली बार कब लाई गई थी, तो ये आपको याद रखना है, इंदिरा गांधी जी के टाइम पीरियड में 1968 में, और दूसरी लाई गई थी, जस्ट इस लास्ट वाले डिजिट को इंटरचेंज कर देंगे तो हो जाएगा कब, 86। और 86 किसका टाइम पीरियड था, तो राजीव गांधी जी का। और तीसरी बार जो हुई है वो हुई है 2020 के अंदर। क्लियर। अभी तक क्या कॉन्सेप्ट होता था पुरानी शिक्षा नीति के हिसाब से, तो अभी तक कॉन्सेप्ट था 10+2 का कॉन्सेप्ट चलता था, है ना। अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा क्या कर दिया गया है, चेंज कर दिया गया है नई शिक्षा नीति के हिसाब से। तो नई शिक्षा नीति के हिसाब से क्या कर दिया गया है, 5+3+3+4 ये सिस्टम चलाया जाएगा। क्लियर। जिसमें कहा गया कि पहला जो 5 है 5 साल के लिए बच्चे को मल्टी लेवल प्ले एंड एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग दी जाएगी आने वाले उसके 5 साल में, है ना। उसका बेस तैयार किया जाएगा। फिर उसके बाद में यहाँ पे बात की गई है
जो प्री प्रिपरेटिव स्टेज होगी 3 साल की लेकर के, उसमें क्या किया जाएगा, यानी इस वाली रेंज की हम बात कर रहे हैं तो प्ले, डिस्कवरी एंड एक्टिविटी बेस्ड एंड द इंटरेक्टिव क्लासरूम लर्निंग उसको प्रोवाइड की जाएगी। क्लियर। इसके बाद बात करें मिडिल स्टेज में 3, तो इसमें क्या होगा कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग होगी, है ना। साइंसेस, मैथमेटिक्स, आर्ट्स, सोशल साइंसेस एंड ह्यूमैनिटेरियंस के उनको क्या दी जाएगी, ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। क्लियर। और इसके बाद में क्या होगा, यहाँ पे 4 वाला जो ईयर 4 साल का जो प्रोजेक्ट है, इसमें मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडी होगी, ग्रेटर क्रिटिकल एंड थिंकिंग एंड फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्टूडेंट चॉइस ऑफ द सब्जेक्ट्स। यहाँ पे उनको फिर अपनी पसंद का क्या होगा, सब्जेक्ट चूज करने का राइट प्रोवाइड होगा। इसके अलावा ये भी कहा गया कि साल में 2 एग्जाम होंगे, है ना। 2 बार एग्जाम दे सकता है, उसकी चॉइस के अकॉर्डिंग फिर उस बेसिस पे वो डिसाइड करेगा कि भाई कि हमें किस सर्टिफिकेट को अप्लाई करना है। तो यहाँ पे ये सारी चीजों को लेकर के बात की गई है ना। और इसमें और क्या प्रावधान रखा गया भारत सरकार के द्वारा, ये भी कहा गया, मैंने आपको शायद पिछली क्लास में भी ये बताया था कि भारत सरकार ने अभी एक जो प्रोजेक्ट है जिसमें ये कहा गया कि एक जो 5 साल तक के बच्चे हैं, है ना, उसमें उनको क्या किया जाएगा, लोकल लैंग्वेज के अंदर उनको ट्रेनिंग या उनको पढ़ाया जा सकता है। ये सारी चीज़ों को लेकर के भी यहाँ पे बातें कही गई हैं। तो ये है एजुकेशन पॉलिसीज इसके अंदर। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें अच्छे तरीके से यहाँ पे समझ में आ गई हैं। क्लियर। इसके बाद हम बात करते हैं एजुकेशन पॉलिसीज, मैंने आपको समझाई दी हैं। एजुकेशन पॉलिसीज में शिक्षा नीति के बारे में मैंने आपको बताया। एजुकेशन पॉलिसी कब लाई गई, अभी हाल ही में, तो ये 3rd नंबर की एजुकेशन पॉलिसी है, इसको लाया गया। ये 2nd नंबर की थी राजीव गांधी के टाइम पीरियड में, और ये 1st नंबर की थी जिसको इंदिरा गांधी जी के टाइम पीरियड में लाया गया था। क्लियर। उसके बाद में आगे बात कर लेते हैं क्या है 10+2 का कॉन्सेप्ट में आपको समझ में आ गया। पहले 10+2 का कॉन्सेप्ट था, लेकिन आज की डेट में अब इसको कैसा कर दिया गया है, इसको चेंज करके कर दिया गया है 5+3+3+4 के नाम से इसको कर दिया गया है। क्लियर। और ये आता है एजुकेशन के मामले में, जिसमें ये कहा गया था कि भाई कि जो शिक्षा का अधिकार है वो बहुत ज़रूरी है, इसको लेकर के चर्चाएं की गई थी, है ना। पहले शिक्षा का जो अधिकार था वो स्टेट लिस्ट के अंदर आता था। आप सभी को पता ही है कि 3 तरीके की लिस्ट होती हैं, है ना। एक होती है सेंट्रल लिस्ट, एक होती है स्टेट लिस्ट, और तीसरी होती है कॉन्करेंट लिस्ट। तो इसको बाद में क्या किया गया कि 42nd अमेंडमेंट जो किया गया था, 42nd अमेंडमेंट में क्या किया गया, इसको अमेंड किया गया 1976 में, और 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के अंदर इसको स्टेट लिस्ट से उठा करके इसको डाल दिया गया किसके अंदर, कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर डाल दिया गया। मतलब अब सेंट्रल के लिए और स्टेट दोनों मिलकर के इस पर क्या बना सकते हैं, कानून बना सकते हैं। इस चीज को लेकर के बात की गई। क्लियर। इसके अलावा यदि हम बात करें कि पार्ट 4 जो है वो ये कहता है, पार्ट 4 ये कहता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल जो है, आर्टिकल 45 एंड आर्टिकल 39 क्लॉज एफ के तहत ये लिखा गया है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी डीपीएसपी हैज प्रोविजन for the state funded as well as the equitable and accessible education provide किया जाएगा, इसकी यहाँ पे बात की गई। क्लियर। फिर इसके बाद में क्या किया गया, देखिए मैं बहुत सारी चीजें और यहाँ पे आपको बता देता हूँ, है ना। अगले पेज पे मैं आपको मेंशन कर देता हूँ। इसके अलावा और क्या करा गया, 86 अमेंडमेंट किया गया एजुकेशन के मामले में। और ये अमेंडमेंट करके क्या किया गया, मैं ना मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, अमेंडमेंट इन 2002, जिसमें ये कहा गया कि मेड एजुकेशन एंड enforceable right under the
यहाँ पे इस चीज को लेकर के बात की गई। किस आर्टिकल में इसको जोड़ा गया? तो आर्टिकल में जोड़ा गया 21 सब क्लॉज ए, जिसमें ये कहा गया कि 6 से 14 साल तक के बच्चों को क्या दिया जाएगा? फ्री एजुकेशन दिया जाएगा। और ये एक तरीके का कैसा मेड एजुकेशन एंड द एनफोर्सेबल राइट अंडर द फंडामेंटल राइट में इसको डाल दिया गया। फिर इसके बाद में क्या लाया गया? 2009 में, देखिए यहाँ पे मैं इसको अब बदल रहा हूँ, 2009 के अंदर चीज लाई गई जिसको कहा गया राइट टू एजुकेशन। ये सारी चीजों को आप लोग भाई अच्छे तरीके से सुन लीजिए, अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए, जिसके बारे में आपको यहाँ पे रखना है, जिसको कहा जाता है RTE, है ना। जैसे RTI लाया गया था ना 12 अक्टूबर 2005 में, जिसको राइट टू इंफॉर्मेशन, उसी तरीके से एजुकेशन का भी क्या होगा? अधिकार होगा, जिसमें ये कहा गया 2009 में कि टू प्रोवाइड प्राइमरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन, है ना। और वो भी कब से कब तक? 6 से 14 साल तक के बच्चों को, है ना, यहाँ पे एजुकेशन दिया जाएगा। फिर से सुन लीजिए, एम टू प्रोवाइड प्राइमरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रंस एज 6 to 14 years and enforce एजुकेशन एज द फंडामेंटल राइट, ये कहा गया कि। और देखिए फंडामेंटल जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है उसमें भी क्या कहा गया कि हर माता पिता या हर वो माँ बाप अपने 6 से 14 साल तक के बच्चों को क्या कर दे? शिक्षा उपलब्ध कराए। ये सारी चीजें उसमें भी मेंशन की गई हैं। और उसके बाद में काफी सारे अमेंडमेंट किए, जैसे 86 अमेंडमेंट 2002, उसमें भी यही बात की गई है, मेड द एजुकेशन एंड द एनफोर्सेबल राइट अंडर दी 21A। और उसके बाद में तो राइट टू एजुकेशन ही फॉर्मेट लेकर के आ गई सरकार, जिसमें ये सारी चीजों को यहाँ पे रखा गया। इसके बाद में इट इज ऑल्सो मेंडेड 25% रिजर्वेशन ऑफ द डिसएडवांटेज्ड sections of the society where disadvantaged ग्रुप, इसकी बात यहाँ पे कही गई। क्लियर? और बहुत सारे फिर सरकार के इनिशिएटिव चलाए गए, ये चीज आप लोग को पता ही होगा, जैसे सर्व शिक्षा अभियान। अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम पीरियड में 2002 में इसको लाया गया था, है ना। कौन सी बात कर रहा हूं मैं? SSA, सर्व शिक्षा अभियान, सब पढ़ें सब बढ़े। और अभी रिसेंटली इसका तो नाम ही बदल दिया है, मिड डे मील, है ना। ये भी चीजें आप लोगों को पता होना चाहिए। MDM स्कीम बोला जाता था, जिसमें बहुत सारे बच्चों को शामिल किया गया, जिनके उनके हम न्यूट्रिशन और उसके प्राइमरी एजुकेशन का पर ध्यान रख सकें। उसके बाद में नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालयों का कॉन्सेप्ट भारत के अंदर लाया गया। यूज ऑफ टू द IT इन एजुकेशन आर इन रिजल्ट्स ऑफ द NEP ऑफ द 1986। जो दूसरी जो पॉलिसी रही है उसके अंदर हमने IT एजुकेशन को लेकर क्या है भाई, राजीव गांधी जी चाहते थे कि भाई कि डिजिटलाइज तरीके से भी पढ़ाई हो, कंप्यूटराइजली तरीके से IT इन एजुकेशन को जोड़ा गया 1986 की जो पॉलिसी उसके अंदर। तो उम्मीद करता हूं आपको ये सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होंगी इस आर्टिकल के अंदर, है ना। आगे बढ़ते हैं, अगला आर्टिकल क्या कहता है भाई। अब यहाँ पे देखिए महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि जिस तरीके से सरकार को PM जी को टारगेट करते हुए यहाँ पे कहा गया है कि जिस तरीके से आपको ये एहसास हुआ 1 साल के बाद में कि आपने जो फार्म बिल लेकर के आए थे उसको आपने सही तरीके से किसानों को क्या नहीं करा, आपने समझा नहीं पाए, है ना, या उसे एक्सप्लेन नहीं कर पाए हैं। तो उस चीज से आपने सबक लेकर के आपने क्या किया कि वापस से उस फार्म बिल को ले लिया है। उसी तरीके से यहाँ पे जम्मू कश्मीर का जो एक्ट, जिसको 370 को जो स्पेशल स्टेटस था जम्मू कश्मीर का, उसे आपने खत्म कर दिया, है ना। और उसको एक यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट कर दिया। तो इसको लेकर के महबूबा मुफ्ती के द्वारा ये कहा गया कि आपको इस बारे में भी क्या करना चाहिए, इस आर्टिकल को जो जिसको आपने खत्म कर दिया था उसको वापस से आपको क्या कर लेना चाहिए, रीस्टोर कर लेना चाहिए। इस चीज को लेकर के यहाँ पे बात महबूबा मुफ्ती के द्वारा की गई है ना, जम्मू कश्मीर वाले रीजन को लेकर के। अब यहाँ पे ऐसा क्यों किया गया था भाई कि जम्मू कश्मीर वाला जो
पार्ट था, है ना, जिसमें 5 अगस्त, ध्यान रखना है ये चीजें मैं आपको यहीं पे मेंशन कर रहा हूँ, 2019 में क्या किया गया, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, है ना, प्रोमोलेटेड, जिसमें बात की गई कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन टू दी जम्मू कश्मीर ऑर्डर 2019। यहाँ पे इनको पास कर दिया गया कि भाई कि अब 370 जो कानून है वो अब यहाँ पर नहीं एप्लीकेबल होगा। यानी आर्टिकल 370 तो कॉन्स्टिट्यूशन के मौजूद है, लेकिन उसकी जो फंक्शनिंग है उसको खत्म कर दिया गया, यहाँ पे ऐसी बात की गई। अब क्या होता था भाई कि इससे पहले जम्मू कश्मीर का एक अलग ही संविधान हुआ करता था, जम्मू कश्मीर का अलग ही कानून होता था, है ना, जिसको एडॉप्ट किया गया था 17 नवंबर 1956 के अंदर। जम्मू कश्मीर के संविधान को एडॉप्ट किया गया था। इन्फोर्स में कब लाया गया, तो इन्फोर्स में लाया गया था 26 जनवरी 1957 में, 1957 में जम्मू कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंट किया गया। एडॉप्ट कब किया गया, तो 17 नवंबर 1956 के अंदर। जबकि भारत के संविधान की बात करें तो 26 नवंबर 1949 में हमने एडॉप्ट किया था, है ना, बना करके तैयार कर लिया था, और उसके बाद में इम्प्लीमेंट कब किया, तो 26 जनवरी 1950। उसी तरीके से जम्मू कश्मीर के हम कानून की बात करें, क्योंकि उनका कानून, उनका फ्लैग अलग तरीके से यहाँ पे रखा गया। और 370 जो राइट है वो क्या प्रोवाइड करता था कि भाई कि 370 के कानून के तहत जम्मू कश्मीर में कोई भी बाहर के राज्यों का व्यक्ति वहां नहीं जा सकता था। सिर्फ ट्रैवलिंग को लेकर के या घूमने फिरने को लेकर के वो जम्मू कश्मीर जा सकता था, लेकिन उसे वहां पे बसने का अधिकार नहीं था। उसके अलावा वहां पे बसने के अलावा वहां पे प्रॉपर्टी खरीदने का अधिकार नहीं था, ये भी चीज थी, है ना। और उसके अलावा कि भारत के अदर राज्यों के जो लोग हैं उनके पास में एकल नागरिकता का प्रावधान था, लेकिन जम्मू कश्मीर में दोहरी नागरिकता का प्रावधान था, है ना। क्योंकि आप लोगों ने सुना होगा कि वहाँ की जो महिलाएं हैं वो अदर किसी राज्य की किसी पुरुष के साथ में शादी नहीं कर सकते, लेकिन यदि पाकिस्तान के तरफ से यदि बात की जाए तो वो महिला जो है वो पाकिस्तान के मेंबर के साथ में क्या कर सकती है, शादी कर सकती है, जिससे उसकी सदस्यता क्या नहीं होगी, वो खत्म नहीं होगी। लेकिन यदि भारत के किसी अदर राज्य के साथ में किसी पुरुष के साथ में, है ना, शादी कर लेती हैं तो उसकी सिटीजनशिप वहां पे खत्म हो जाती है। तो ये कुछ अलग अलग तरीके के कानून थे, है ना। स्पेशल स्टेटस प्रोवाइड किया हुआ था कि भारत की बजट के अंदर जब भी कुछ ग्रांट्स जो पास होगा उसमें स्पेशल क्राइटेरिया या स्पेशल स्टेटस वाले जो स्टेट हैं वो 90% का उनको ग्रांट मिलता था। बाकी स्टेट की यदि हम बात करें तो 50-50% का यहाँ पे आपको जो अधिकार है वो देखने को यहाँ पे मिलता था। क्लियर। इसके अलावा हम बात करें अगले पार्ट की तरफ, जम्मू कश्मीर यहाँ पे स्टेटस तो यहाँ पे प्रेसिडेंट के द्वारा खत्म किया गया, और इससे यूनियन टेरिटरी में कब कन्वर्ट किया गया, तो ये भी आपको ध्यान रखना है 31 अगस्त 2019 में जो जम्मू कश्मीर था उस वाले पार्ट को जो है उसको खत्म करके इसको काय में कन्वर्ट कर दिया गया, दो यूनियन टेरिटरीज में कन्वर्ट कर दिया गया। ये वाला जो पार्ट था ये लद्दाख कहलाया, है ना, मेजर वाला जो पार्ट है वो लद्दाख। और उसके बाद में ये वाला जो पार्ट है, ये पूरा जो नीचे वाला जो पार्ट है ये पूरा जम्मू एंड कश्मीर JNK वाला पार्ट कहलाता है ना। 20 डिस्ट्रिक्ट के साथ में, और लद्दाख के अंदर कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, तो 2 डिस्ट्रिक्ट के साथ में। ये नॉन लेजिस्लेचर यूनियन टेरिटरी है, और ये लेजिस्लेचर यूनियन टेरिटरी मानी जाएगी क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें CM का कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल उसी तरीके से दिल्ली और पौंडीचेरी की तरह। तो अभी 31 अगस्त 2019 के बाद में अभी यहाँ पे इलेक्शन हाल फिलहाल में नहीं हुए। अब उसी प्रोसीजर पे सरकार आगे बढ़ रही है कि यहाँ पे हमें इलेक्शन कराने की ज़रूरत है। यहाँ पे जनता को उनके लीडर को चुनने का पूरा पूरा क्या होगा, अधिकार होगा। यहाँ पे ये चीजें मेंशन की गई। तो महबूबा मुफ्ती जो हैं इनके द्वारा कहा गया है कि भाई कि जिस तरीके से आपने फार्म बिल लिया है उसी तरीके से 370 को भी वापस से रीस्टोर कर लेना चाहिए, इसके बारे में यहाँ पे कह रही हैं। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वाला पार्ट भी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा।
है ना। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले पार्ट की तरफ, अगले आर्टिकल की तरफ। क्या कहता है अगला आर्टिकल? तो देखिए 2-3 दिन पहले हमने इस आर्टिकल को न्यूज़पेपर में कवर अप किया था राजनाथ सिंह जी के द्वारा, और उससे भी पहले, कि भाई कि इंडिजीनियस जो चॉपर हैं, ड्रोन्स हैं, हैंडेड ओवर दी आर्म्ड फोर्स, है ना, कि एक पर्व जो था यहाँ पे ऑर्गेनाइज, जिसका उद्घाटन राजनाथ सिंह डिफेंस मिनिस्टर जी के द्वारा किया गया था, है ना। राष्ट्रीय पर्व समर्पण जो था, है ना, ये यहाँ पे मेंशन किया है, झांसी के अंदर जो पर्व जिसको इनॉग्रेट किया था। तो यहाँ पे कहा गया राष्ट्रीय रक्षा समर्पण जो पर्व है, उसमें झांसी के अंदर उत्तर प्रदेश में जिसको ऑर्गेनाइज किया गया, जिसमें मोदी जी के द्वारा डिफेंस को क्या-क्या चीज़ें प्रोवाइड की गई हैं, तो उनके बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया है ना? क्या-क्या दिया गया है? इंडिजीनियसली बिल्ड लाइट कॉम्बैट एयर हेलीकॉप्टर एलसीएच जो है, वो एयर फोर्स को प्रोवाइड किया गया है। 2 स्मॉल ड्रोन्स बिल्ट एंड इंडियन स्टार्टअप टू द आर्मी, है ना। और उसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक्स जो वारफेयर सूट जो हैं, वो नेवी को प्रोवाइड किए गए। मतलब तीनों को कुछ ना कुछ यहाँ पे मोदी जी के द्वारा क्या किया गया है, इस ओकेशन पे प्रोवाइड किया गया है। इसके अलावा आपको यहाँ पे स्टोन्स दिख रहे होंगे, तो इसके बारे में भी यहाँ पे जानकारी दी गई है। झांसी के अंदर ही मोदी जी के द्वारा इस तरीके की जो स्टोन है, स्टोन जो साइनेज जो है, इसको इनॉग्रेट किया गया, जो कि रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी ऑन द 193rd बर्थ एनिवर्सरी में इस स्टोन एज को क्या किया गया है, इनॉग्रेट किया गया है। यहाँ पे इसकी भी जानकारी दी गई है। इसके अलावा बात करें लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की, है ना, हेलीकॉप्टर की, सॉरी, इसको डिज़ाइन और डेवलप किसके द्वारा किया गया है? तो भारत में हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के द्वारा ये काम किए जाते हैं, जिसकी कैपेसिटी 5 से 8 टन की पेलोड वाली कॉम्बैट फैसिलिटी है इस हेलीकॉप्टर की। और इसकी जो रेंज है, एल्टीट्यूड रेंज जो है, उसके बारे में कहा गया है कि 5000 मीटर की इसकी रेंज है, जो कि यूनिक क्लास एडवांस टेक्नोलॉजी वाले क्या है, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हैं, जिसको भारत के द्वारा ही प्रोड्यूस किया गया है, भारत के द्वारा ही इसको डिज़ाइन किया गया है। और मोदी जी के द्वारा ये भी कहा गया है कि भाई कि ये बहुत अच्छी बात है कि हम सेल्फ मैन्युफैक्चरेट कर रहे हैं, है ना, जिन चीज़ों को लेकर के हम दूसरे देशों पे, यानी अमेरिका, इज़राइल, रशिया जैसे देशों पे हम क्या होते हैं, डिपेंड होते हैं। तो कहीं न कहीं इस एम्पावरमेंट की को लेकर के बात की जा रही है। विमेन्स एम्पावरमेंट को लेकर के यहाँ पे मोदी जी के द्वारा कहा गया कि अब विमेन्स भी शामिल हो रही हैं भई एनडीए एग्ज़ाम के अंदर, है ना। परमानेंट कमीशन के अंदर हमने उनको परमानेंट सर्विस के लिए क्या कर दिया है, अप्रूवल दे दिया है कि अब वो भी विमेन क्या कर सकती हैं, 60 साल तक अपनी सेवाएँ दे सकती हैं। तो ये सारी जानकारी इसके अंदर दी गई है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वाला पार्ट अच्छे तरीके से यहाँ पे समझ में आ गया होगा। क्लियर? आगे बात कर लेते हैं किस चीज़ को लेकर के यहाँ पे चर्चाएँ और देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पे जो अ, हाई कोर्ट है, उसके द्वारा ये कहा गया है कि सेंटर को इस पर काम करने की ज़रूरत है, इस कानून को लेकर के, जिसको क्या कहा गया है, यूसीसी कानून कहा जाता है। यूसीसी का मतलब होता है यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड को लेकर के यहाँ पे बात की गई है। क्लियर? तो ये यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड क्या है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि भाई कि सभी जो धर्म है, उनको लेकर के आर्टिकल 44 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में ये कहा गया है कि सबके लिए एक जैसा भारत के अंदर क्या होना चाहिए, कानून होना चाहिए। ये होता है यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड, जिसको लेकर के यहाँ पे चर्चाएँ की गई हैं। और इसका एक्सप्लेनेशन किसमें रखा गया है, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट के तहत आर्टिकल 44 कॉन्स्टिट्यूशन लॉ डाउन दैट द स्टेट शेल द एंडेवर टू सिक्योर अ यूसीसी, यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर द सिटीजन्स थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ये चीज कहती है आर्टिकल 44 के अकॉर्डिंग। मतलब अब इस पर काम करने की जरूरत है। हाई कोर्ट के द्वारा ये कहा गया सरकार को, सेंट्रल गवर्नमेंट को यहाँ पे कहा गया है। क्लियर? इसके अलावा हम बात करें, वैसे तो यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो मामला है वो कब से हमें देखने को मिल रहा है,
1954 में इसकी पहली बार बात की गई थी, फिर 1956 में इसके ऊपर फिर से बात की गई, फिर फाइनली ये केस जब बढ़ा 1986 के टाइम पीरियड में, राजीव गांधी जी के टाइम पीरियड में, यदि आप लोग को याद आ रहा हो, शाह बानो केस को लेकर के इस पर बातें हुई थी, फिर उसको 2003, फिर 2015, अब फाइनली 2021 के अंदर इस पर बात की जा रही है। तो ये है यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में, है ना। आपको ये बताना है कि वो कौन सा भारत का स्टेट है जहां पे बिल्कुल रेल बहुत ही न के बराबर ये यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के कुछ कानून को फॉलो किया जाता है या माना जाता है, वो स्टेट का नाम आपको बताना है। क्लियर? उम्मीद करता हूँ यूनिफॉर्म सिविल कोड आपको समझ में आ गया है कि सभी धर्मों के प्रति जो भी मैटर है, जैसे कौन-कौन से मैटर हो जाते हैं भाई, मैरिज है ना? उसके बाद में कुछ कल्चरल एक्टिविटीज़ को लेकर के, मतलब कानून जो है यहाँ पे कहीं न कहीं अलग है, वो अपने कानून को मानने लग जाते हैं, फिर उस चीज़ को लेकर के मतलब सुप्रीम कोर्ट को वैल्यूज़ या कोर्ट्स को वैल्यूज़ नहीं मिल पाती है, क्योंकि वो अपने लेवल पे ही क्या करते हैं, सारी चीज़ों से टैकल करते हैं, है ना? तो इस चीज़ को लेकर के यहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के बातें की गई हैं। अब आते हैं वर्ल्ड सेक्शन की तरफ, क्या कहता है भाई, इंडिया और चाइना टाइज द सीन ऑफ रफ पैच, यहाँ पे बात की जा रही है। यहाँ पे बातें हो रही हैं भाई किस-किस के बीच में, तो हमारे एक्सटर्नल मिनिस्टर जो हैं फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर, है ना, और साथ में सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर ली सिंग लूंग के बीच में। और इसमें यहाँ पे बात की गई है कि चाइना के अंदर जिस तरीके का डिस्प्यूट, बॉर्डर डिस्प्यूट हमें देखने को मिल रहा है, या रिलेशंस में आपको जितना भी अंतर देखने को मिल रहा है, उसमें कहीं न कहीं जो बाउंड्री डिस्प्यूट है, वो एक कारण बनता हुआ देखने को मिल रहा है। जिस तरीके के बॉर्डर डिस्प्यूट इंडिया और चाइना के बीच में आज की डेट में चल रहे हैं, उन पर कहीं न कहीं पूरे देश दुनिया की क्या है, नज़रें बनी हुई हैं। क्लियर? तो ये मुद्दों को लेकर के यहाँ पे बात की गई। और इसके अलावा देखिए, अब आप बोल रहे होंगे कि भाई कि इंडिया और सिंगापुर की मीटिंग है, उसमें चाइना का ज़िक्र क्यों किया जा रहा है? तो कहीं न कहीं इन्वॉल्वमेंट जो है, चाइना का जिस तरीके का, उसे हमें कॉम्पीट करने की ज़रूरत है, उसे रोकने की ज़रूरत है। इस चीज़ को लेकर के यहाँ पे बात की गई है। टॉक्स फोकस ऑन द बूस्टिंग, अब यहाँ पे ये और भी क्या बातें की गई है कि भाई हमें भी हमारे रिलेशन को क्या करने की ज़रूरत है, बूस्ट करने की ज़रूरत है, टाइज़ करने की ज़रूरत है ना? तो यहाँ पे इन मुद्दों पे बात की गई है। इसके अलावा इस आर्टिकल के अंदर इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है। सिंगापुर के बारे में अब आपको पता होना चाहिए। सिंगापुर की कैपिटल क्या है भाई? तो सिंगापुर सिटी है। और सिंगापुर की करेंसी क्या है? तो सिंगापुर डॉलर है। ये आप लोगों को इसके अंदर ध्यान रखना है। साउथ एशियन कंट्री के अंदर आती है, यदि आप लोग को पता हो, एशियान का ये एक मेंबर कंट्री है जिसको हम सिंगापुर बोलते हैं। क्लियर? इसके आगे हम बढ़ते हैं हम अगले आर्टिकल की तरफ। क्या कहता है भाई अगला आर्टिकल? इसके बारे में जान लीजिए भाई। इंडिया फंडेड, है ना, जो है इंडिया ने फंड दिया था भाई किस चीज़ को लेकर के, जाफना कल्चरल सेंटर को के डेवलपमेंट को लेकर के भारत सरकार के द्वारा फंड को दिया गया था। और वो फंड लगभग कितना था, 11 मिलियन डॉलर के आसपास था। और किस कल्चरल डिपार्टमेंट को, सेंटर को डेवलप करने के लिए इसे श्रीलंका को पैसा दिया गया था, तो उसका नाम है जाफना कल्चरल सेंटर को लेकर के। तो ये काफ़ी बड़ा ये सेंटर है जिसको इस्टेब्लिश करने के लिए भारत सरकार के द्वारा जो है 11 मिलियन का ये फंड जो है वो श्रीलंका को दिया गया। ठीक है? इसके अलावा कुछ भी इम्पोर्टेंट इस पेज के अंदर नहीं है। हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले पार्ट की तरफ। क्या कहता है भाई अगला आर्टिकल? तो देखिए यहाँ पे आर्टिकल को मेरे को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत थी। जो चीज़ मैंने आपको शुरुआत में ही बताई वो यहाँ पे ऑथर के द्वारा मेंशन किया गया है। ऑथर ने ज़रूर बस ये क्रिटिसाइज़ किया है सरकार के को लेकर के कि भाई कि कहीं न कहीं 1 साल के अंदर जो किसानों का कंट्रीब्यूशन देखने को मिला, जिस तरीके का प्रोटेस्ट देखने को मिला, उससे कहीं न कहीं भारत सरकार का जो गरूर था, है ना? वो कहीं टूट गया। और उसके बाद में सरकार के द्वारा ये एक्सेप्ट किया गया
कि भाई कि हम इस मिशन को लेकर के किसानों के सामने क्या होते हुए दिखे, फेल होते हुए हम दिखे हैं, इस चीज़ के बारे में ऑथर ने लिखा है ना? इसके अलावा मैंने आपको पूरे तरीके से फार्म बिल को समझा दिया, एक्सप्लेन कर दिया है ना? उसके एडवांटेज के बारे में, उसके डिसएडवांटेज के बारे में यहाँ पे सारी आपको इन्फॉर्मेशन मैंने प्रोवाइड करा दी है। क्लियर? तो ये चीज़ें हैं आज के न्यूज़पेपर के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे तरीके से यहाँ पे क्लियर हो गया है ना? एजुकेशन पॉलिसी के बारे में भी हम लोगों ने जान लिया है। तो आज के सेशन में हम इतना ही इस चीज़ को रखते हैं। बाकी का देखेंगे हम अगली सीरीज़ के अंदर, अगले एक्सप्लेनेशन में। और फिर से मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई कि 19th नवंबर का पेपर भी आपको बहुत जल्द मैं अवेलेबल करवा दूँगा यूट्यूब पर। तो उसके लिए आप परेशान ना हों, है ना? ठीक है? आज के सेशन को हम यहीं पे फिनिश करते हैं। थैंक यू एवरीवन एंड हैव अ नाइस डे टू ऑल।